जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकवादी घटना हुई। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ गया और ये टेंशन इस हद तक चला गया कि भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया। इसके बाद पता चला हो सकता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे, यानी इसका बदला ले, और ये बदला एयर अटैक, एयर स्ट्राइक के जरिए हो सकता था। जरूरत पड़ी तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की, जो कि भारत में हो रही मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली कंडक्ट करवा सके, और एक्चुअल में यहीं पे कहीं पे अटैक हो तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मैदान में उतरकर लोगों को समझा सके, उन्हें पैनिक होने से बचा सके। लेकिन पता चला कि हमारा जो सिविल डिफेंस है वो इतना मजबूत नहीं है, और इसको मजबूती कौन प्रदान कर सकता है? वो है एक्स सर्विसमैन। वो बॉर्डर पे रह के देश की रक्षा कर सकते हैं, तो देश के अंदर रह के देश के नागरिकों की भी रक्षा कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और जो अटैक के टाइप है उनके अनुसार उनको प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। तो तुरंत ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी है श्री अजय कुमार को 9 मई 2025 को पत्र लिख कर कह दिया कि एक्स सर्विसमैन को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पे भर्ती करें। और ये पत्र लिखने के बाद जो अजय कुमार जी है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी, उन्होंने भी आगे सभी स्टेट के सेक्रेटरीज, साथ ही साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भी लेटर लिख के ये कहा है कि एक्स सर्विसमैन को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पे भर्ती करें। इसका मतलब ये कि ऑपरेशन सिंदूर है वो स्थगित हुआ है, ऑपरेशन रुका नहीं है, लड़ाई रुकी नहीं है, ये आगे कभी भी वापस शुरू हो सकती है। ये निर्भर करेगा पाकिस्तान की हरकतों पर कि वो किस तरीके से बाज आता है। यदि वो भारत को वापस छेड़ता है, यदि वो गोली दागता है, तो भारत गोला दागने के लिए तैयार है, और इसमें सबसे बड़ा अहम योगदान हमारे भूतपूर्व सैनिकों का रहेगा, जो भारत के अंदर लोगों को समझा के उनको डिफेंस प्रोवाइड करे, डिफेंस यानी बचने के तरीके बताएं, और वो यहाँ पे लोगों को कंट्रोल करें। अब देखिए, जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने 11 मई 25 को ये जो लेटर लिखा है, ये लेटर होम सेक्रेटरी MHA न्यू दिल्ली और पर्सनल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल रक्षा मंत्री एंड सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड, इनको ये पत्र लिखा है। देखिए इस पत्र में क्या लिखा है। मोबिलाइजेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन वॉलंटियर्स फॉर सिविल डिफेंस, यानी जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है उनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पे बुलाएं और उनको भर्ती करें। अब इसमें जो पूरी बात लिखी है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 5 पैराग्राफ है। इन सब को हम अपनी जो भाषा है, मातृभाषा है हिंदी, उसमें समझते हैं, ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है वो क्या कह रहा है, और किस प्रकार आपकी अब जरूरत हो चुकी है। आप भूतपूर्व सैनिक है, अब एक बार फिर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पे भर्ती होके देश सेवा कर सकते हैं, आपको मौका मिल चुका है। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती भी जारी है। प्रिय महोदय, देश की पश्चिमी सीमा पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश की नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नागरिक सुरक्षा गतिविधियों में नामांकन के लिए, यानी सिविल डिफेंस में भर्ती के लिए पूर्व सैनिकों के स्वयंसेवकों को जुटाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। यानी एक्स सर्विसमैन को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पर भर्ती करने के लिए तुरंत आदेश जारी करें। वर्तमान में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था सिविल डिफेंस एक्ट 244 जिलों में कार्यरत है, यानी जितने भी बॉर्डर्स के जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, उनको 244 जिलों में सिविल डिफेंस काम कर रहा है, और इससे यूनियन वॉर बुक के अनुसार शांति काल और तैयारी के चरण या युद्ध के समय के दौरान जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इन समय पर वो अपना काम करता है। मैं आपका ध्यान 1968 के सिविल डिफेंस एक्ट और उसके साथ 1968 के
नागरिक सुरक्षा विनियमन जिसकी कॉपी लगाई हुई है की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रावधान राज्य सरकारों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक कोर स्थापित करने का अधिकार देते हैं। यानी जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो सिविल डिफेंस बना सकती है, लोगों को भर्ती कर सकती है, और उसके लिए एक्ट बना हुआ है 1968। इसके अनुसार पूरी कार्रवाई की जाती है। अब इस 1968 के एक्ट में क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और इसी तरीके की आपात स्थितियों के लिए उचित प्रतिक्रियाओं को बढ़ाना और सुविधाजनक बनाना है। सिविल डिफेंस का काम है कि जब कोई आर्म्ड वॉर आ जाए, लड़ाई हो जाए या प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप, बाढ़ या इस प्रकार कुछ, और इसी तरीके की कोई दूसरी स्थिति आ जाए जहां एक साथ कई लोगों की जरूरत पड़े लोगों की मदद करने के लिए, तो सिविल डिफेंस अपना काम करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर नागरिक सुरक्षा अधिनियम और विनियमों के तहत नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, वो सिविल डिफेंस के कंट्रोलर होते हैं, जो विभिन्न निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्वयं सेवकों के जुटाव, तैनाती और उपयोग की जिम्मेदारी उठाते हैं। यानी ये कलेक्टर आदेश देते हैं कि जो वॉलंटियर्स हैं उनको बुलाया जाए, उनको एक साथ किया जाए, उनकी तैनाती कहाँ करना है और उनका उपयोग किस प्रकार करना है, ये पूरा कलेक्टर के हाथ में होता है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष का पद रखते हैं। जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी सेना का रिटायर्ड अधिकारी होता है, लेकिन जिला सैनिक बोर्ड का जो अध्यक्ष रहता है वो उस जिले का मजिस्ट्रेट होता है, जो भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को देखरेख करता है। इसलिए उन्हें अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के रूप में नामांकित करने की सुविधा के लिए जिला सैनिक बोर्ड की बैठकें बुलाने का निर्देश दिया जा सकता है। यानी कलेक्टर को यहाँ पे कहा गया है कि आप जिला सैनिक बोर्ड के साथ बैठक करें और इस बैठक के बाद में ये डिसाइड करें कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को किस प्रकार भर्ती करना है, कितने लोगों को भर्ती करना है, क्योंकि ये आपका अधिकार है और आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। कुछ राज्यों ने इस संबंध में पहले ही प्रभावी पहल शुरू कर दी है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने सभी भूतपूर्व सैनिकों को सलाह जारी की है कि वे जिले के नागरिक सुरक्षा नियंत्रक के पास खुद को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में पंजीकृत कराएं। यानी कुछ राज्यों ने ये लेटर जारी कर दिया है भूतपूर्व सैनिकों को कि वो अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाएं और वहां पे अपना नाम सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पे लिखवाएं। यदि आप वॉलंटियर है तो वहां जाके अपना नाम वहां पे लिखवा सकते हैं। उसी के अनुसार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड और सिविल डिफेंस का जो संगठन है उसके तंत्र को सक्रिय करें। देखिए, सिविल डिफेंस में भी अधिकारी होते हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, जैसे होम गार्ड हो गया, तो उनके जो डीजी, आईजी और बड़े अधिकारी होते हैं उनको कहा जाए कि वो सिविल डिफेंस जो अपना है उसको संगठन को मजबूत करें और अपना जो तंत्र है उसको सक्रिय करें ताकि वो एक्स सर्विसमैन्स की भर्ती कर सकें। किसी भी स्पष्टीकरण या सहायता के लिए कृपया केंद्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली के सचिव से टेलीफोन नंबर, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, या ईमेल आईडी भी दी हुई है, उस पर संपर्क करने में संकोच ना करें। यानी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो इस टेलीफोन नंबर और सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। और इसकी जो कॉपी किस किस को दी है मैंने आपको पहले बता दी। अजय कुमार जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, उन्होंने लेटर को साइन किया है और इसके साथ में जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के सचिव हैं उनकी लिस्ट भी संलग्न की गई है। ये देखिए, जितने भी जो चीफ सेक्रेटरीज है ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज 5 मई 2025 को जो पद संभाल रहे थे, आंध्र प्रदेश से लेके पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक के चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पे ये पत्र लिख दिया गया। उनके नाम है, कौन से उनका बैच है, साथ ही साथ उनकी जो ईमेल आईडी क्या है, उनके जरिए लेटर भेजा जा चुका है। अब जो भी भूतपूर्व सैनिक ये चाहते हैं कि वो वापस सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पे काम करेंगे, वो अपने जिला सैनिक बोर्ड में अपनी डिस्चार्ज बुक, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएं
और अपने आप को सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पे भर्ती कराएं। इनमें जब भी आप काम करेंगे आपको सैलरी भी मिलेगी और कुछ घटना होने पर कंपेंसेशन भी दिया जाता है। आगे अब आपको मैं बताऊंगा सिविल डिफेंस एक्ट 1968 में क्या लिखा हुआ है। उस एक्ट को आपको समझना जरूरी है। उसमें कागज कार्रवाई क्या होगी, एप्लीकेशन क्या होगा, इंटरव्यू किस प्रकार होगा, साथ साथ आपको जो आई कार्ड मिलेगा वो किस प्रकार होगा और आपका सर्विस रिकॉर्ड किस प्रकार मेंटेन किया जाएगा। इस वीडियो को आगे पूरा देखें और इसके बाद इस वीडियो को हर जगह आप शेयर जरूर कर दें। यह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का द सिविल डिफेंस रेगुलेशन 1968 और इस रेगुलेशन को सिविल डिफेंस रेगुलेशन 1968 नाम दिया गया है और इसमें सब कुछ बताया गया है कि कौन कौन है जो सिविल डिफेंस कोर में शामिल हो सकता है। देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और ए सब्जेक्ट ऑफ सिक्किम और ऑफ भूटान और ऑफ नेपाल। ही शैल हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी 18 साल उसकी उम्र पूरी होनी चाहिए और ये एज लिमिट में 3 साल की छूट का प्रावधान भी है। ही शैल हैव पास्ड एटलीस्ट द प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी 5वीं पास होना चाहिए, दैट इज टू से द 4th क्लास एंड दिस कंडीशन में बी रिलैक्स्ड बाय द कंट्रोलर इन हिज डिस्क्रेशन। बोथ मेन एंड वुमेन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द कोर, यानी आदमी और औरत कोई भी सिविल डिफेंस में भर्ती हो सकता है। ए पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड टू द कोर अनलेस ही इज फाउंड टू बी फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट, यानी वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। एनी सर्विस इन द नेशनल वॉलंटियर फोर्स एंड द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी ए स्पेशल क्वालिफिकेशन, यानी ये एक अलग से ओहदा होता है कि यदि कोई भारतीय सेना में भर्ती होता है या फिर सिविल डिफेंस में भर्ती होता है वॉलंटियर के तौर पे, तो वो अपना अलग से ही सम्मान रखता है। अब देखिए मैनर ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगा, यानी किसी को अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो इस एक्ट के रेगुलेशन 3 के अनुसार एक फॉर्म ए है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। वो फॉर्म ए भर के जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उनके सामने इंटरव्यू के लिए जाएंगे और सभी जो कैंडिडेट है वो एक सर्टिफिकेट लेके आएंगे जो अभी कहीं पे एम्प्लॉय है, सर्विस कर रहे हैं, उनसे कि वो इस बात को लेके एग्री है कि जब भी ट्रेनिंग और ड्यूटी की जरूरत पड़ेगी तो उनको फ्री किया जाएगा। द कंट्रोलर में फॉर एडवाइजिंग हिम इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कंस्टिट्यूट ए सिलेक्शन कमेटी विच शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सच पर्सन्स एज द कंट्रोलर में डिटरमाइन एंड अपॉइंट, यानी जितने वॉलंटियर्स की जरूरत होगी उतने वॉलंटियर्स है जो डिसाइड करके भर्ती किया जा सकते हैं और जो भी भर्ती होंगे उनकी ट्रेनिंग होगी और जो भी एग्जाम प्रेस्क्राइब किए गए होंगे वो एग्जाम पास करने होंगे। अब कौन कौन एनरोल हो सकता है। ए कैंडिडेट हु हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द कोर्ट शैल बी फॉर्मली एनरोल्ड इन सच ए मैनर एज द कंट्रोलर में बाय ऑर्डर डिटरमाइन एंड एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट शैल मेक एन ओथ एंड अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म बी बिफोर सच ऑफिसर एज द कंट्रोलर में बाय ऑर्डर और अपॉइंट। मेंबर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज और सर्विसेज आर नॉट ऑर्डिनरली एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन ए सिविल डिफेंस कोर, यानी जो भारतीय सेना के जवान, पुलिस के जवान, फायर सर्विसेज के जवान, टेरिटोरियल आर्मी और ऑक्सिलरी फोर्स के जवान और सिविलियन पर्सनल एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, इतने लोग हैं जो सिविल डिफेंस में भर्ती नहीं हो सकते लेकिन एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं। साथ ही साथ दिस रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर स्पेशली डेपुटेड फॉर होल टाइम और पार्ट टाइम सिविल डिफेंस ड्यूटीज बाय द हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस कंसर्न, यानी जो पूरे समय के लिए और पार्ट टाइम के लिए कहीं पे डेप्यूट हो रखे हैं वो इस सिविल डिफेंस में भर्ती नहीं हो सकते। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात कही गई है। मेंबरशिप सर्टिफिकेट है जो फॉर्म सी में दिया गया है, वो मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को। और कंडीशन ऑफ सर्विस क्या रहेगी, ये जो पूरी सर्विस है ये वॉलंटियर है और ऑनररी कैपेसिटी में है, यानी सम्मानजनक कैपेसिटी में। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर अथराइज पेमेंट ऑफ ड्यूटी अलाउंस, यानी जब ड्यूटी करेंगे तो ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, जो भी स्केल होगी, जितने अमाउंट फिक्स किए गए होंगे वो मिलेगा और जब भी कॉल फॉर ड्यूटी होगा तो जाना होगा। नो विथ स्टैंडिंग एनी
थिंग कंटेंट इन क्लोज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी अपॉइंटमेंट और क्लास ऑफ अपॉइंटमेंट्स एज पेड अपॉइंटमेंट्स ए पर्सन अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट शेल बी इंटाइटल्ड टू सच कंडीशंस ऑफ सर्विस एज रिगार्ड पे लीव एंड अदर बेनिफिट्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर प्रेस्क्राइब। यानी इसमें जब अपॉइंट हो गए तो उसके बाद जो पे है, लीव है और दूसरे जो बेनिफिट है वो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार मिलते रहेंगे। अब ड्यूटी, मेंबर ऑफ द को मे बी कॉल्ड ऑन ड्यूटी फॉर ट्रेनिंग, फॉर प्रैक्टिस और एक्सरसाइज। यानी एक्टिव ड्यूटी के अलावा उनको ट्रेनिंग के लिए जब बुलाया जाएगा तो जाना होगा, प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के लिए बुलाया जाएगा तो जाना होगा। साथ ही साथ यहाँ डिसिप्लिन भी रहेगा कि आपको अपना डिसिप्लिन आला दर्जे का रखना है। यदि बीच में आप अनडिसिप्लिन पाए गए तो फिर आपका जो मेंबरशिप है वो खत्म कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म एंड अकाउंट्रीमेंट, ए मेंबर ऑफ द कोर सेल व्हेन ऑन ड्यूटी wear such uniform and badges of the rank or insignia and carry such equipment as may be prescribed by the controller. The cost of such uniform or insignia and equipment will be borne by the state government. In addition, each member who is issued a uniform shall be granted a washing allowance at such rate as may be prescribed by the state government in consultation with the central government from time to time. यानी वर्दी मिलेगी और वर्दी को धोने के लिए भत्ता भी मिलेगा। साथ ही साथ यदि इक्विपमेंट देना होगा तो सरकार आपको देगी जिसको कैरी करना होगा। ऑन डिटरमाइनेशन ऑफ हिज सर्विस ही शैल इमीडिएटली रिटर्न टू द ऑफिसर इंचार्ज हिज मेंबरशिप सर्टिफिकेट एंड द यूनिफॉर्म एंड इक्विपमेंट सप्लाई टू हिम एंड ऑब्टेन ए रिसिप्ट फॉर द आर्टिकल्स रिटर्न। इफ ए मेंबर फेल्स टू रिटर्न एनी आइटम इश्यूड टू हिम द कॉस्ट thereof shall be assessed by the controller and recovered from him। यानी जब भी सर्विस टर्मिनेट हो जाती है तो वर्दी है जमा करानी होगी और उसकी रिसिप्ट दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी रिकवरी जो कंट्रोलर होगा वो उस वॉलंटियर से करेगा। अब कंपेंसेशन क्या मिलेगा? इफ़ ए मेंबर ऑफ द को सफर्ड एनी डैमेज टू हिज पर्सन और प्रॉपर्टी while on duty he shall be paid such compensation as may be determined by the competent authority provided that such damage is not caused by his own negligence or willful act or omission in contravention of any of the provisions of the Civil Defence Act 1968 or rules made thereunder or orders or directions issued by his superior officer। देखिए, ड्यूटी पर रहने के दौरान यदि कोई हादसा होता है जिसमें जान तक जा सकती है तो उसको सरकार के नियमों के मुताबिक कंपेंसेशन दिया जाएगा। हाँ, वो उसकी खुद की गलती के कारण नहीं होना चाहिए। अब सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा फॉर्म डी के अनुसार। रेजिग्नेशन, एनी मेंबर ऑफ द कोर हु डिजायर्स टू लीव द कोर शैल सबमिट हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू हिज इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर गिविंग एटलीस्ट 2 वीक्स नोटिस। कोई रिजाइन करना चाहता है तो 2 हफ्ते का नोटिस देकर रिजाइन कर सकता है। रिकवरी ऑफ लॉस, इफ ए मेंबर ऑफ द कोर फेल्स टू पे द कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म असेस्ड बाय द कंट्रोलर और मेक गुड एनी pecuniary loss caused to government by misuse or negligence, the cost of the uniform or the amount of the loss shall be recoverable from him। यानी वर्दी जमा नहीं करवाते हैं रिजाइन के समय या छोड़ के जाते हैं या इसके अलावा कोई दूसरा लॉस करते हैं तो वो रिकवरी की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे अपेंडिक्स ए है जो एप्लीकेशन है, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर भर के और इंटरव्यू के लिए हाजिर होंगे। तो इस एप्लीकेशन का परफॉर्मा आप अपने सामने देख पा रहे हैं। नाम, फादर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आप आर यू ए मेंबर ऑफ द फॉलोइंग, यदि है तो टिक करना है, जो कि एप्लीकेबल नहीं होंगे वॉलंटियर में भर्ती होने के लिए। आर यू एन एक्स सर्विसमैन पर्सन, इफ सो गिव पर्टिकुलर, तो यहाँ पे यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो पूरी जानकारी दें। डू यू बिलोंग टू नेशनल वॉलंटियर फोर्स, यानी जो हमारे देश की भारत सरकार की वॉलंटियर फोर्स है उसके मेंबर हैं तो उसकी जानकारी भी यहाँ पे देनी है। पहले से सिविल डिफेंस कोर में रह चुके हैं तो उसकी जानकारी देनी है। तो इस प्रकार ये फॉर्म है जो आप मेरे से ले सकते हैं यदि कोई भरना चाहते हैं और सिविल डिफेंस वॉलंटियर में भर्ती होना चाहते हैं। अब देखिए, एक डिक्लेरेशन देना होगा जो कि सिविल डिफेंस रेगुलेशन 1968 एक्ट को पढ़ लिया है और उसकी जो शर्तों को मंजूर किया है। इसी के साथ फॉर्म बी है जो ओथ लेनी है, शपथ लेनी है, उसका फॉर्म बी है। और फॉर्म सी है जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी आइडेंटिटी कार्ड जिसको कहते हैं वो मिलेगा।
और फॉर्म डी में है जो सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर का सर्विस रिकॉर्ड सरकार मेंटेन करेगी। तो दोस्तों यह है कंप्लीट एक्ट और इसका गैजेट भी जारी हो रखा है 1893 में, जो इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का नोटिफिकेशन है जो 6 अप्रैल 1971 का। देखिए 1968 के एक्ट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला 6 अप्रैल 1971 को। कुछ बदलाव 1968 के एक्ट में किए गए थे जो यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें सिविल डिफेंस कोर मेंबरशिप सर्टिफिकेट है उसको थोड़ा बदला गया, उसमें फ़ोटोग्राफ लगाने का यहाँ पे प्रावधान किया गया और इसके अलावा उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया। तो अब फॉर्म सी में यहाँ पे बदलाव किया गया था एज ऑन रिवर्स, यानी उसके पीछे क्या छापना है वो चीज़ यहाँ पे शामिल की गई। तो दोस्तों ये है सिविल डिफेंस एक्ट और भूतपूर्व सैनिकों के लिए शानदार मौका, एक बार फिर वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर में भर्ती होकर देश की सेवा के लिए आगे आ सकते हैं। और ये जज्बा भूतपूर्व सैनिकों द्वारा जब से ऑपरेशन सिंदूर चला है तब से दिखाया जा रहा था। वो सरकार को लेटर लिख रहे थे कि हमें भी मौका दिया जाए सीमा पे जाने के लिए। तो सीमा पे केवल वही जा सकते हैं जो रिजर्व लायबिलिटी रखते हो। नॉन रिजर्व लायबिलिटी वाले सिविल डिफेंस वॉलंटियर बन सकते हैं और पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के जरिए दे दी है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।